एक एस्पिरेंट के लिए कितना मुश्किल होता है ना एग्ज़ाम का ट्रैक रख पाना। एक ही सिलेबस मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीए पे 10 तरह के एग्ज़ाम होते रहते हैं और एक एस्पिरेंट इसी कसम में रहता है कि कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मतलब कि एग्ज़ाम मिस ना हो जाए, किसी एग्ज़ाम को फॉर्म भरना ना भूल जाएं, कोई 2 एग्ज़ाम आसपास के डेट में अलग अलग शहर में ना पड़ जाएं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिजीत आनंद। लोग मुझे प्यार से जानते हैं आनंद सर के नाम से और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देख लो ज़रा। मैं गारंटी ले सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे और आप खुद को एक सिस्टमैटिक मतलब कि व्यवस्थित इंसान के रूप में पाएंगे। इस वीडियो की शुरुआत में ही हम लोग देखेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है, क्यों एक एस्पिरेंट को एग्ज़ाम का ट्रैकर बना के रखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। तो देखिए यह पहला एग्जाम्पल, इसरो के अंदर वैकेंसी आई थी असिस्टेंट की, अपर डिवीजन क्लर्क की, जूनियर पीए की और स्टेनोग्राफर की। एडवर्टीजमेंट का जो डेट था वो दिसंबर 2022 का था। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट था वो 16 जनवरी 2023 था। 16 जनवरी 2023 के बाद इस एग्ज़ाम का जो पहला स्टेज हुआ है वो 10 दिसंबर 2023 में हुआ है। लगभग करीब 1 साल का समय लग गया है। 1 साल तो नहीं कह सकते, करीब 11 महीना का समय लग गया है। इस 11 महीना के बीच में ये कई बार एग्जाम पोस्टपोन हुआ है किसी अन्य कारणों के कारण। दूसरा एग्जाम्पल बिहार सिविल कोर्ट, इसमें क्लर्क की वैकेंसी आई थी। फॉर्म का स्टार्टिंग डेट जो है वो 20/9/2022 है और फॉर्म भरने का जो अंतिम जो तारीख है वो 20/10/2022 है। इसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। इसके अंदर कुछ और वैकेंसी थे जैसे कि कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर और स्टेनोग्राफर। तो 17/12/2023 को ये 2 एग्जाम हो चुके हैं, लेकिन क्लर्क का जो एग्जाम है, ये जो एग्जाम है जिसके लिए मैं फॉर्म भरा हूँ, वो एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। तो इसको भी देखिए मैं ट्रैक करके रख रहा हूँ कि एग्जाम कब होगा। ये एक और एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में ये वैकेंसी आई थी जूनियर क्लर्क की, इसको भी मैं अप्लाई किया हूँ। इसका फॉर्म जो था वो पिछले साल जनवरी में ही कंप्लीट हो चुका है, लेकिन देखिए इसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ। बीच में कोई एक नोटिफिकेशन आई थी, मैं जहाँ तक मैं इसे ट्रैक कर पा रहा हूँ, ठीक है, अभी इसको होल्ड पे डाला गया है, बाद में इस एग्जाम को लिया जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम का नोटिफिकेशन बहुत पहले आया, एग्जाम अभी तक नहीं हुआ। कुछ एग्जाम हुआ तो उसका रिजल्ट नहीं आया, 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप कितना एग्जाम को ट्रैक कर पाइएगा। मान लीजिए एक ही सिलेबस पे आप तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीए, तो इस पे आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम ही दे रहे हैं कि आप एसएससी दे रहे हैं तो सिर्फ एसएससी दे रहे हैं। आप एसएससी का डिफरेंट एग्जाम दे रहे हैं और भी जो गवर्नमेंट एग्जाम जो हो रही है सेम सिलेबस पर उसको भी आप फिल कर रहे हैं, तो आप ऐसे में कंफ्यूजन रहिएगा। तो इसलिए देखिए मैं क्या किया हूँ कि ऐसा एक एग्जाम शेड्यूल एक बना दिया हूँ। इस एग्जाम शेड्यूल में आपको क्या करना है, यहाँ आपको एग्जाम का नाम लिखना है, यहाँ उसमें क्या फीस लग रहा है, फॉर्म का डेट क्या है। अगर वो फॉर्म आप भर लिए हैं तो यहाँ टिक लगा दीजिए। एग्जाम का अगर एक्सपेक्टेड डेट अगर वहाँ दिया हुआ है नोटिफिकेशन में तो ठीक है, बहुत अच्छा। नहीं दिया हुआ है तो बाद में जब नोटिफाई होगा आप यहाँ लिख लीजिए। अगर उसका एक स्टेज है निकल गया तो बहुत अच्छा। अगर उसका एक से ज़्यादा स्टेज है तो यहाँ आप सेकंड स्टेज का आप डिटेल लिखिए। अगर ये भी हो गया तो यहाँ फिल। जनरली तो एग्जाम 2 स्टेज में कंप्लीट हो जा रहे हैं, लेकिन अगर इसके बाद भी अगर कोई एग्जाम है तो आप वापस से इसका एक एंट्री बना लीजिए। आगे चल के इसका एक और एग्जाम होगा। इस तरीके से आपको एक पेज में करीब 13 एग्जाम आपके सामने दिखते रहेंगे। अब मैं आपको अपना एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये मैं फोटो लिया हूँ, यहाँ देखिए मैं क्या किया कि बिहार सिविल कोर्ट का यहाँ मैं एंट्री कर दिया हूँ। देखिए इसमें सब कुछ एंट्री किया हुआ है। एग्जाम का डेट अभी यहाँ मिसिंग है, क्योंकि जैसे एग्जाम का डेट आएगा मैं यहाँ फिल करूँगा, उसके अकॉर्डिंग मैं देखूंगा कि और कोई एग्जाम तो नहीं क्लैश कर रहा है। जैसा रिजल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ टिक या क्रॉस आएगा। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का देखिए यहाँ पे असिस्टेंट केयर टेकर का जो पोस्ट था उससे मैं फिल किया हूँ। अब देखिए जैसे सीएसआईआर का जो एग्जाम है ये हो चुका है। 6 फरवरी को मैं एग्जाम में बैठा था, लेकिन अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया। तो मुझे पता रहेगा कि हाँ किसका एक रिजल्ट आने वाला है, किसका रिजल्ट पेंडिंग है। अगर मान लीजिए कोई हमसे पूछता भी है कि आप एग्जाम दिए हैं तो आपका कौन सा रिजल्ट अभी पेंडिंग है, तो मैं एक बार में चार्ट देख के बता दूंगा कि हाँ इसका रिजल्ट पेंडिंग है, इसका रिजल्ट अभी इसका एग्जाम ही नहीं हुआ है। तो इस तरीके से मेरे पास एक ट्रैकर रहेगा, मुझे पता रहेगा अपने बारे में। अब जैसे DDA-SO का जो एग्जाम था उसमें मैं एग्जाम दिया नहीं हुआ तो यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। इससे मुझे पता चल गया कि हाँ ये एग्जाम जो था ये मेरे लिए ओवर हो चुका है, इसमें आगे अब सेकंड स्टेज या कुछ मुझे देखने की जरूरत नहीं है नोटिफिकेशन, मेरा टाइम बचेगा। इसरो असिस्टेंट जैसा मैं बता रहा था, देखिए अभी तक रिजल्ट नहीं आया है इसलिए ब्लैंक है। तो इस तरीके से आपके पास एक पूरा शेड्यूल बना हुआ है। आपके पास एक फीस का पूरा डिटेल है कि आप टोटल कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं फॉर्म भरने में। आपका एग्जाम कहाँ पे है आप साथ में ये भी लिख सकते हैं। अगर आपका कोई डेट मान लीजिए कि पहले से है, यहाँ आप इंटर कर चुके हैं कि इस डेट में एग्जाम होने वाला है, तो उस डेट में अगर कोई और आपका एग्जाम दिख रहा है, आप मान लीजिए कोई नेक्स्ट फॉर्म भरने वाले हैं और आप देख रहे हैं कि इसी के आसपास में कोई आप पहले से एग्जाम भरे हुए हैं, तो आप उसको नहीं भरिएगा। सिंपल है, आप उसको भरिएगा तो आपको पहले से पता रहेगा कि आपको किस एग्जाम को देने जाना है, आपको पहले से ये बात पता रहेगा। अब मैं आपको इसका सेकंड पेज दिखाता हूँ जहाँ से आपको ये पता चलेगा कि ये शेड्यूल और ट्रैकर क्यों जरूरी है। जैसे देखिए सेबी के अंदर वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट मैनेजर की अलग अलग फील्ड में। फीस जो 1000, इसका देखिए नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन में ये साफ लिखा हुआ है कि जो फॉर्म का जो अप्लाई करने का डेट है वो 13 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगा। कब तक जाएगा ये अभी पता नहीं, तो मैं इसे यहाँ पे नोट कर लिया। जिस टाइम पे भी फॉर्म आएगा मैं भरूंगा इसमें डेट और इसको फॉर्म को भर दूंगा, मुझे पता चल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए RPF SI, ये सिर्फ न्यूज़ आया था कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में SI की वैकेंसी आने वाली, अभी तक कंफर्म नहीं है। कुछ जगह मुझे ये भी देखने को मिला कि ये जो न्यूज़ है ये फेक न्यूज़ था,
लेकिन तब भी मैं यहाँ पे सेफ साइड रहने के लिए लिख लिया कि हाँ चलिए मेरे पास लिखा हुआ है, मेरे पास ये चीज़ मेंशन है, कल को अगर कंफर्म वैकेंसी इसमें आती है तो मैं यहाँ पे फीस लिखूंगा, डेट लिखूंगा और मुझे आइडिया मिल जाएगा कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। अब देखिए SSC सिलेक्शन पोस्ट जो 12 है उसका जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 6 से 8 मई, तो इसे मैं पेंसिल से लिख लिया कि 6 से 8 मई के बीच में जो भी मेरे एग्जाम का डेट होगा उसे मैं लिख लूँगा। इसके इर्द गिर्द अगर कोई और दूसरा एग्जाम आएगा तो फिर मैं उसे नहीं भरूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सिलेक्शन पोस्ट को देने जाना है। बिहार SSC 12th लेवल फॉर्म भरा चुका है, अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। इसका तो मैं ऐसे डिटेल नहीं लिखा हूँ क्योंकि फॉर्म बहुत पहले भराया था, तो जब इसका एग्जाम आएगा लिख लूँगा। SBI कलर, इसका जैसे मेरा स्टेज 1 क्लियर हो गया था, तो इसका स्टेज 1 का मैं डेट और यहाँ टिक लगा दिया। जैसे ही स्टेज 2 का रिजल्ट आता है मैं यहाँ टिक लगा दूंगा। इस ट्रैकर से मुझे पता चलता रहेगा कि किस एग्जाम का क्या। ये जो सीट है ना, इसको अगर आप दोबारा से एक बार देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों मैं इस चीज़ पे दबाव दे रहा हूँ कि एक एस्पिरेंट के पास ये शेड्यूल होना चाहिए। आप चाहे जैसे भी बनाएं, अगर आप खुद से भी बनाना चाह रहे हैं तो आप बना सकते हैं। उसमें आपका हो सकता है कि जो ये सब फील्ड है ये कुछ और हो गए। आपके पास ऐसा एक ट्रैकर होना चाहिए जिससे आपको पता रहेगा। अब डिटेल में बात कर लेते हैं कि इस ट्रैकर का क्या क्या फ़ायदा होगा। जैसे कि आप फॉर्म का फॉलोअप ले सकते हैं, आपका टाइम बचेगा। आप क्या कीजिए कि जो भी फॉर्म है उसका बुकमार्क पहले से रेडी करके रखिए। लगभग हर ब्राउज़र में बुकमार्क का ऑप्शन आता है। आप डायरेक्टली देखिए अपने शेड्यूल में कि हाँ किस एग्जाम के बारे में क्या होने वाला है, आप डायरेक्टली उस बुक मार्क को खोलिए, आपको पता रहेगा। कभी कभी देखिए लेट नोटिफिकेशन आता है, SMS या मेल के थ्रू आएगा कि आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो गया। आप कितना एग्जाम को फॉलो कीजिएगा, आप एक लिमिट तक ही एग्जाम को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना भी है। तो ट्रेन का टिकट कराना हो, मान लीजिए किसी दूसरे शहर में जाकर एग्जाम देना हो, तो इस केस में आपके पास जब का खुद का ट्रैकर होगा तो आप देख सकते हैं कि हाँ इस एग्जाम को लगभग भरे हुए इतना महीना हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका कोई अपडेट तो नहीं आया है। मोटिवेशन में ये बहुत बड़ा एक रोल अदा करेगा, क्योंकि इससे आपको एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा और निगेटिव मोटिवेशन। निगेटिव मोटिवेशन की मतलब मान लीजिए कि आपका लगातार बैक टू बैक एग्जाम आपका नहीं निकल रहा है, तो आप देखिएगा तो आप और मेहनत कीजिएगा कि अरे मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है, मुझे और मेहनत करना चाहिए। पॉजिटिव मोटिवेशन किस मामले में कि मान लीजिए कि आपका स्टेज 1 क्लियर हो गया, आप यहाँ देखें कि अरे आपका तो स्टेज 1 क्लियर हो चुका है, तो आप और ज़्यादा पढ़िएगा स्टेज 2 के लिए कि नहीं मेरा एक एग्जाम क्लियर हो चुका है, मुझे और ज़्यादा पढ़ना होगा। तो इसमें आपको पॉजिटिव मोटिवेशन भी मिलेगा और नेगेटिव मोटिवेशन भी मिलेगा। ओवरऑल आपका डेडिकेशन इस पर बढ़ेगा। आपके पास एक परफेक्ट ट्रैकर होगा कि सिलेबस मान लीजिए कि सेम है, कोई एक एग्जाम है जिसमें हिंदी भी पूछा जा रहा है, उसके आजू बाजू कोई एक और एग्जाम आने वाला है, आप अपने ट्रैकर से देख लीजिए। तो आप क्या कीजिएगा कि उस एग्जाम पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा और उस सिलेबस से आप मल्टीपल एग्जाम को फोकस कर पाइएगा। अगर मान लीजिए डेट जो है क्लैश कर रहा है या आसपास के डेट में है, मान लीजिए कि एक 16 तारीख को होने वाला, एक 17 तारीख को या 18 तारीख को होने वाला, और 2 अलग अलग शहर में आपको दिख रहा है सेंटर, क्योंकि कई बार आपको सेंटर पहले पता चल जाता है, फॉर्म भरने के टाइम में आपको सेंटर पता रहता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरेंगे। या तो आप फॉर्म भरेंगे या तो फॉर्म नहीं भरेंगे। अगर डेट अगर पास में है और 2 अलग अलग शहर में, तो ऑब्वियस सी बात है आप नहीं पहुंच सकते हैं, तो आप उस फॉर्म को ऐसे छोड़ दीजिएगा। आप उस फॉर्म को भरिएगा जिसकी तैयारी आपकी अच्छी होगी। जैसे कि मैं पहले बताया कि आपका फोकस रहेगा सेकंड स्टेज पे, आपका खुद का एक एनालिसिस रहेगा। आप खुद का एक एनालिसिस कर सकते हैं, सिंपल एक A4 शीट में देख के आप एनालाइज कर पाइएगा कि देखिए मेरे रिजल्ट का पैटर्न क्या है, किस टाइप के एग्जाम को मैं दे रहा हूँ तो उसमें मेरा रिजल्ट आ रहा है, और किस टाइप के एग्जाम को मैं दे रहा हूँ तो उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इससे आप सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे, आपको पता चल पाएगा कि आपको कौन से टाइप का एग्जाम देना है, कौन से टाइप का एग्जाम नहीं देना है। प्लस आपके पास एक फीस का ट्रैकर होगा कि आप करीब कितना पैसा खर्च कर रहे हैं फॉर्म को भरने में। आपका टाइम जो है मैनेज हो जाएगा कि आपको कितना समय किस टाइप के एग्जाम पे देना है। तो आप याद रखिए कि आपका अपना जो टाइम टेबल होता है, जो आप पूरे दिन भर का रखते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, ये कंप्लीट करना है, इस टाइम पे ये करना है, उसी तरीके से आपका एक एग्जाम का भी टाइम टेबल होना चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं मैं बहुत सारे एग्जाम भरते रहता हूँ, तो इससे मुझे एक आइडिया मिलता रहता है कि हाँ कौन सा एग्जाम कब देना है, कौन सा एग्जाम का तैयारी कब करना है, किस एग्जाम को छोड़ना है, किस एग्जाम को देना है। आपको मैं एक और केस स्टडी बता दूं कि 17 दिसंबर को लगभग 3 एग्जाम थे। बिहार दरोगा का PT का एग्जाम था, बिहार सिविल कोर्ट में स्टेनोग्राफर जो मैं भी आपको दिखाया उसका एग्जाम था, और साथ में EMRS एकलव्य स्कूल मॉडल का एग्जाम था। 3 एग्जाम लगातार एक ही डेट पे हुए हैं। तो इसमें आपको पता रहेगा, आप देख के खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा एग्जाम देना है, कौन सा एग्जाम नहीं देना है। और जिस एग्जाम को आप नहीं बैठे वहाँ पे डायरेक्टली आप उसको क्रॉस कर लीजिएगा। अगर कोई आपसे पूछता है या आपके पेरेंट्स ही आपसे पूछते हैं कि एग्जाम का क्या सीन चल रहा है, कितना एग्जाम हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्टली इस A4 शीट को देख के बता दीजिएगा। आपके पास एक प्रॉम्प्ट आंसर होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा। इस चार्ट को देखने के बाद आप खुद में एनालाइज कर पाइएगा कि हाँ मैं कहाँ पे हूँ। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये जो PDF है इसे मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जब कभी भी आप एडमिट कार्ड प्रिंट कराने जाएँ तो साथ में इसको एक प्रिंट करा लें। इसका जो सेकंड पेज होगा उसमें एग्जामिनेशन शेड्यूल नहीं लिखा हुआ होगा, उसमें और ये जो कॉलम है और बढ़ जाएंगे, तो आप इसको डाउनलोड करके रखें, आप इसमें अपना डेटा इंटर करके रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे मेहनत के लिए एक लाइक कर दें, और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें जिसका नाम है देख लो ज़रा। थैंक यू।